पथ पर सफर सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा कान्हा से शादी की भी है। लोकसभा चुनाव के बीच अभिनेत्री कंगना रनौत का चाय बनाने का एक वीडियो वायरल हो गया। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के भरमौर का है। दरअसल कंगना मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। इसी के तहत वो भरमौर पहुंची, जो कि मंडी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। अपने चुनाव प्रचार में कंगना इस पहाड़ी इलाके में पैदल चढ़ाई करती दिखी। साथ ही उन्होंने वहां चाय भी बनाई। इसी सीट पर कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह चुनावी मैदान में हैं। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में चुनाव आयोग के कुछ कर्मचारियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उनका मजबूत जज्बा नजर आया। ये इलाका रूमकुंग विधानसभा क्षेत्र में आता है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि चुनाव आयोग के कुछ कर्मचारी एक पहाड़ी पर काफी कठिनाइयों से चढ़ रहे हैं ताकि वो मतदाताओं तक पहुंच सकें। चुनाव आयोग का मिशन है कि लोकतंत्र के इस पर्व में एक भी मतदाता वोट के अधिकार से न छूटे। ऐसे में हर जगह इसी तरह की पहल हो रही है। हरियाणा के कैथल में आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता सुर्खियों में आ गए। दरअसल वो खेतों में गेहूं की फसल काटते दिखाई दिए। सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार हैं। वो राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से ही बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल का भी अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल वो गेहूं की बोरी को कंधे पर उठाकर ट्रक में रखते नजर आए। इससे जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो रादौर इलाके की अनाज मंडी का है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नवीन जिंदल देश के बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन मजदूर की तरह गेहूं की बोरी उठाने की वीडियो की काफी चर्चा हो रही है। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में सफल रही तरुणा कमल का हिमाचल प्रदेश के मंडी में उनके घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर वहां बैंडबाजी के साथ जश्न मनाया गया और तरुणा को पैसों के हार पहनाए गए। तरुणा ने अपने पहले ही प्रयास में 203वीं रैंक हासिल की है। उनके पिता सफाई ठेकेदार हैं। उनकी इस कामयाबी पर पूरा परिवार, दोस्त और रिश्तेदार बेहद खुश हैं। जब मेरी सिलेक्शन बीवीएससी में हुई थी डॉक्टर जीसी रेड्डी कॉलेज में, तो मैंने देखा कि लड़कियों में एक नया करेज आ गया और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हो गए थे। तो यहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी कि अगर मुझे एक बेटर कोई प्लेटफॉर्म और भी मिलता है तो मैं और ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक अनोखी शादी हुई। दरअसल 23 साल के शिवानी ने भगवान कृष्ण से शादी कर ली। इसके लिए बाकायदा वहां शादी समारोह हुआ। साथ ही दूल्हे के रूप में लड्डू गोपाल बारात लेकर पहुंचे। बताया गया कि शिवानी बीकॉम पास हैं और बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्त हैं। वो कृष्ण गोपाल की एक पीतल की प्रतिमा हर पल अपने साथ रखती हैं। इस शादी समारोह में करीब 250 मेहमान शामिल हुए। सब उनकी कृपा है और आज हो रही है। ये मेरे सपना था गोपाल जी से शादी करना, मेरे सपनों में आता था और आज मेरा सपना सच हो रहा है। मुझे मेरा जीवन किसी और को नहीं सौंपना है, उनका है, उनका दिया हुआ है। तो मैं सोचती हूँ कि किसी और को सौंपने से अच्छा है पूरा उनको समर्पित कर दो और भक्ति में कोई बाधा ना आए, इसलिए मुझे किसी तीसरे के घर नहीं जाना। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। अंगदान करने से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन अगर अंगों की तस्करी होने लगे तो खुशियां गम में बदलने लगती है। और अंगों की तस्करी की बात सामने आते ही जहन में किडनी रैकेट की फिल्म कौंधने लगती है, क्योंकि किडनी के काले कारोबार का जाल भारत से लेकर विदेशों तक अपने पांव पसारता जा रहा है। ताजा मामला राजस्थान के जयपुर का है, जहां पुलिस ने एक बड़े किडनी गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक यहां के सरकारी और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी जारी की जा रही थी। इसकी भनक लगते ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमारी कर सवाई मानसिंह अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी और इटर्नल हेल्थ केयर सेंटर के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के तार जयपुर से जुड़ने के बाद राजस्थान पुलिस हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। लिहाजा किडनी गैंग से बचने को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं।
आंखें और लिवर जैसे अंगों को डोनेट करने से बहुत से लोगों को नई जिंदगी मिलती है, लेकिन कुछ लोगों ने इस निस्वार्थ काम को भी सौदेबाजी की शक्ल दे दी है। जरा सोचिए, किसी के घर में या जान पहचान में अगर कोई किडनी का मरीज रहा हो तो उसे बखूबी अंदाजा होगा कि किडनी की कीमत क्या होती है। अगर किडनी खराब हो जाए, किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत हो और किडनी ना मिल रही हो तो एक एक दिन, एक एक घंटा और एक एक मिनट मानो दशकों जैसा मालूम होता है। लोग किडनी ट्रांसप्लांट की हर संभव कोशिश करते हैं। जिन्हें पैसों की दिक्कत नहीं है, उन्हें कई बार डोनर नहीं मिलता, और जिन्हें डोनर मिल जाता है, उनके पास अक्सर पैसे नहीं होते। किडनी ट्रांसप्लांट वो जरूरी चीज है जिसके जरिए किडनी के मरीजों की जान बचाई जाती है, लेकिन इसी किडनी ट्रांसप्लांट को कुछ लोग किडनी रैकेट में बदल देते हैं। अवैध किडनी ट्रांसप्लांट मामले की जांच में राजस्थान पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले तथ्य निकल के सामने आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा मामला ये है कि बाहरी राज्यों से और कई देशों से, जैसे बांग्लादेश से मजदूरों को 2 लाख रुपए में जयपुर बुलाया जाता था। यहाँ पे अवैध एनओसी के माध्यम से उनकी किडनी निकाली जाती थी, जिसे 23 लाख रुपए में रिसिपिएंट्स को बेचा जाता था। अभी तक एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी जांच में ये भी पाया है कि कई सारे अस्पतालों के अंदर अवैध रूप से फर्जी तरह से सर्जरी करी जा रही थी। कई सारे डॉक्टर्स की जो मोबाइल हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको जब्त किया जा चुका है। एंटी करप्शन ब्यूरो को लगता है कि इस रैकेट में और भी अंतर्राष्ट्रीय तार जुड़े हुए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए ये शख्स इंसानियत के ऐसे दुश्मन हैं जिनकी करतूतों ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से अंगों की तस्करी की सनसनीखेज खबर सामने आने के बाद मेडिकल इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल जयपुर में अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले एक इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। हमें जब ये नॉलेज आई कि कुछ यहाँ पे कुछ गड़बड़ ऐसा हो रहा है और जनरेट की जा रही, क्योंकि हमारे को ना कोई नोटिस आया था इसके लिए, कोई कमेटी का कोई मीटिंग करना था, ना कोई हमने कोई जारी की इसमें किसी की, तो ये बात आगे पहुंचानी जरूरी थी। जयपुर के एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर इस गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। बांग्लादेशी गरीब मजदूरों की किडनी और लिवर निकालकर अमीरों को लगाने के लिए एनओसी जारी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया। एसीबी ने जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के कर्मचारी गौरव सिंह और 2 प्राइवेट हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेटर के घर छापेमारी की। यहाँ से कई चौंकाने वाले दस्तावेज मिले, जिससे ये पता चला कि नेपाल, बांग्लादेश, क्यूबा, कंबोडिया जैसे देशों से मानव अंगों की तस्करी का खेल चल रहा है। देखिए, एसएमएस जो हमारा हॉस्पिटल है, विच इज द स्टेट लेवल कमेटी फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उनके सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिंग जो उच्च अधिकारी हैं, उनसे हमको ये सूचना मिली थी कि शायद उनके कार्यालय से जो एनओसीज जारी होना सामने आया है, दे मे बी फोर्ज्ड। तो इस जानकारी को हमने डेवलप किया, हमने विकसित किया, एंड फाइनली हमने एक लाइव ट्रांजैक्शन के दौरान उस कमेटी का एक बाबू और क्या कहते हैं ईएचसीसी हॉस्पिटल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को रंगे हाथों पैसे देके एनओसी लेते हुए हमने रंगे हाथों पकड़ा। उनके फर्दर इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन से ये हमको मालूम पड़ा कि क्या कहते हैं एनओसीज को ये जो बाबू है, ये जो डॉक्टर्स हैं जो कमेटी में, उनके सिग्नेचर्स को फोर्ज करके हॉस्पिटल्स को दिया करता था ये पैसे के बदले। ये मामला जयपुर के जाने माने अस्पतालों का है, जहां पर अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट का खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा था। इसके लिए डोनर और मरीज दोनों बांग्लादेश से बुलाए जाते थे, जिन्हें गुरुग्राम के नामी अस्पताल का झांसा देकर बुलाया जाता और फिर इन्हें गुरुग्राम के गेस्ट हाउस में ठहराया जाता, जिसके बाद जयपुर के अस्पताल में उनका किडनी ट्रांसप्लांट कराया जाता। पुलिस ने यहाँ के 2 अस्पतालों में छापेमारी कर यहाँ के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है।
इंटेरोगेशंस के आधार पे अलग अलग एनओसीज के अलग अलग पैसे चार्ज किए हैं उन्होंने। कभी 8,000 भी लिए हैं, 15,000 भी लिए हैं। हमने जब इनको लाइव पकड़ा था तो उस समय 2 एनओसीज के 70,000 का ट्रांजैक्शन हमने पकड़ा था, तो विच मीन्स की 35,000 रुपये पर एनओसी उसने उस समय चार्ज किया। एंड और उस समय हमने जो पकड़े हुए हैं वो EHCC हॉस्पिटल और फोर्टिस हॉस्पिटल के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स को हमने गिरफ्तार किया था उसी रात, और वो आज भी हमारी कस्टडी में, हम इंटरोगेशंस कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस रैकेट का मास्टरमाइंड मोहम्मद मुर्तजा अंसारी है, जो मूल रूप से झारखंड का रहने वाला है और अभी फरार है। मुर्तजा अंसारी की जयपुर के कुछ प्राइवेट अस्पतालों के कर्मचारियों से पहचान थी, जिनकी मिलीभगत से वो अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहा था। पुलिस के मुताबिक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर को 2 लाख रुपए दिए जाते थे, जबकि यूजर से 23 लाख रुपए तक वसूल किया जाता था। किडनी गैंग के इस खेल में सवाई मानसिंह अस्पताल का बाबू और ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर की भी मिलीभगत थी। एसीबी की टीम ने इन दोनों को पैसे लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का एम्बिट है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि किस किस हॉस्पिटल को कितनी कितनी फर्जी एनओसीज गई हैं, उन एनओसीज के आधार पर सर्जरीज हुई हैं या नहीं हुई हैं, और सभी हॉस्पिटलों के स्तर पे किस किस को इस बात की जानकारी थी या एक्टिव कोल्यूजन था कि क्या कहते हैं एनओसीज जो है वो पैसे दे के ली जाए। ऐसे में सवाल है कि मानव अंग ट्रांसप्लांट को लेकर क्या कहता है कानून। मानव अंग ट्रांसप्लांट का कानून मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 को संसद में पास करके मानव अंगों के ट्रांसप्लांट की अनुमति दी गई थी। इस कानून का मुख्य उद्देश्य चिकित्सीय सेवा के लिए मानव अंगों को हटाने, भंडारण और प्रत्यारोपण की एक प्रणाली होने की सशर्त अनुमति दी गई थी। साथ ही कानून में साफ तौर पर मानव अंगों में पैसों के लेन देन की रोकथाम के लिए अधिनियम में प्रावधान किया गया था। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम को आंध्र और जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों की सरकार ने लागू कर दिया। अंग प्रत्यारोपण के मामले में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 में भारत में भी ब्रेन स्टेम मृत्यु को कानूनी मृत्यु के रूप में मान्यता दी गई। प्राकृतिक मृत्यु के बाद केवल कुछ अंग ही दान किए जा सकते हैं, जैसे कॉर्निया, हड्डी, त्वचा और ब्लड वेसल्स, जबकि ब्रेन डेड होने के बाद लगभग 37 अलग अलग अंगों को दान किया जा सकता है, जिनमें किडनी, हार्ट, लिवर और फेफड़े शामिल हैं। एसीबी के बाद अब जयपुर के जवाहर सर्कल थाने में आईपीसी और ट्रांसप्लांट ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 की धाराओं में केस दर्ज किया गया है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन बेलगाम किडनी चोर गैंग से बचने को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्रजभूषण पर 26 अप्रैल को आ सकता है फैसला। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी ने बड़ा दावा किया। उसके मुताबिक केजरीवाल मेडिकल आधार पर जमानत लेने के लिए जानबूझकर मीठा खा रहे हैं। ये बात ईडी ने कोर्ट के सामने कही। उसने बताया कि केजरीवाल खुद चाहते हैं कि इस मीठे से उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत दे दी जाए। ईडी का दावा है कि केजरीवाल शुगर और बीपी के बावजूद जेल में आलू पूरी, आम और मीठा खा रहे हैं। वहीं इन आरोपों पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी ये सब सिर्फ मीडिया में सुर्खियों के लिए कर रही है। इस बीच कोर्ट ने जेल महानिदेशक को केजरीवाल की डाइट और रक्तचाप की पूरी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। इस दौरान यूपी, उत्तराखंड, तमिलनाडु और बिहार समेत 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस चुनाव के लिए तैयारी पूरी कर ली है। हर गांव-गांव, हर शहर चुनाव कर्मचारी पहुंच चुके हैं। चुनाव आयोग ने वोटरों से बड़ी संख्या में मतदान की अपील की है। डीआरडीओ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। दरअसल उसने स्वदेशी इंजन के साथ निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट किया। ये टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर से हुआ। इस मिसाइल में स्वदेशी इंजन लगाने से इसकी ताकत और बढ़ गई है। इसकी उड़ान को वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से भी ट्रैक किया गया।
गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने वहां एक रोड शो निकाला और फिर बड़ी रैली की। अब वो शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो गई। आम आदमी पार्टी की ओर से महेश कुमार खींची ने अपना पर्चा भर दिया। वहीं बीजेपी ने किशन लाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए 26 अप्रैल 2024 को चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी नेता महेश कुमार खींची देवनगर के वार्ड 84 से पार्षद हैं। देवनगर करोलबाग विधानसभा क्षेत्र में आता है। उन्होंने दिल्ली के मोतीलाल नेहरू कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की है। गुजरात के वडोदरा में कुछ ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का अनोखे हेलमेट पहनने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि इस हेलमेट से एसी जैसी ठंडक मिलती है ताकि गर्मियों में सड़क पर काम कर रहे पुलिस वालों को राहत मिल सके। पिछले दिनों ऐसी ही पहल यूपी के कानपुर में भी देखने को मिली थी। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कल लोकसभा के पहले फेज में देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन इस बीच पहले दौर की वोटिंग से पहले ही बिहार में जुबानी जंग तेज हो गई है। बिहार के जमुई में तेजस्वी यादव का चुनावी कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन भीड़ में मौजूद एक शख्स चिराग पासवान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा था। इसे लेकर एनडीए ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है और आरजेडी पर दलित और महिलाओं के अपमान का आरोप भी लगाया है। वहीं चिराग पासवान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव की खामोशी पर सवाल खड़े किए हैं। चिराग ने कहा कि मैं होता तो कभी चुपचाप नहीं सुनता, जबकि दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने तो गाली नहीं दी है, मंच के नीचे किसी ने गाली दी होगी लेकिन वो नहीं सुन पाए। मेरे सामने कोई मेरी मां राबड़ी देवी जी को ऐसा बोलता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूं, पर उसके बावजूद वो वहां पर खड़े रहे, सुनते रहे। एक शब्द उन्होंने बोलना जरूरी नहीं समझा। तो ये याद दिलाता है उसी दौर की, जिस दौर की याद लोगों को ना आए। मेरे छोटे भाई ने अपने पिता की तस्वीर हटा दी थी 2020 के चुनाव में। लोगों को जंगल राज की याद ना आए, उन्होंने तमाम बैनर पोस्टर होर्डिंग से अपने ही पिता की तस्वीर हटा दी। कौन दिया? हम दिए। दिया कौन? हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था। तो पब्लिक में, मंच में थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है। कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात के बतंगर क्यों बनाना? अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी? चिराग के तीखे हमले और तेजस्वी के सफाई के बावजूद एनडीए के नेताओं ने आरजेडी के खिलाफ चुनाव आयोग में लिखित शिकायत दर्ज करा दी। देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी। चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूं। एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ेंगे। सियासत की सरगर्मी को देखकर बीजेपी आरजेडी को दलित और महिला विरोधी करार दे रही है और सवाल उठा रही है कि घटना के वक्त अर्चना रविदास भी मंच पर मौजूद थीं, लेकिन वो चुप रहीं। हालांकि अर्चना रविदास से जब ये पूछा गया तो उन्होंने इसे विरोधियों की साजिश बता दी। हमको तो पता नहीं था, अभी आप लोगों के थ्रू जाने और कोई वीडियो दिखाए तो हम देखे हैं। तो जहाँ तक हमको लग रहा है ऐसा कि वो प्री प्लानिंग की हुई थी, सभा वहाँ होना था, पहले से तय था, सब लोग जान रहे थे। और कोई आप मंच से देखिएगा कि कहीं हम लोग मंच पे हैं, लाउड म्यूजिक बज रहा है, हम लोग के कान तक आवाज भी नहीं आई होगी। भीड़ में कहीं कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है और बोल रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई विरोधी का साजिश है, जो भीड़ में आके हम लोग का छवि खराब करने के लिए, हम लोग को बदनाम करने के लिए ऐसा किए हैं। दरअसल बिहार में कल 4 सीटों पर मतदान है, जिसमें नवादा और औरंगाबाद तो सामान्य सीटें हैं, लेकिन जमुई और गया 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इनमें जमुई सीट पर आरजेडी की अर्चना रविदास और एलजेपी आर के अरुण भारती के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि गया सीट पर जीतन राम मांझी का सीधा मुकाबला आरजेडी के कुमार सर्वजीत से है।
दोनों ही सीटों पर दलित मतदाताओं का खासा प्रभाव है। गया में 30% तो जमुई में करीब 20% दलित वोट चुनाव नतीजे तय करते हैं। हालांकि इस चुनाव में बिहार के अंदर बदजुबानी को लेकर जमकर सियासत हो रही है। कभी एनडीए नेताओं की रोहिणी आचार्य पर की गई टिप्पणी को लेकर सियासत हुई, तो कभी रोहिणी आचार्य का बीजेपी नेता के अपमान पर बवाल हुआ। हालांकि अब देखना होगा कि इस तरह के चुनावी विवादों का चुनाव के नतीजों पर क्या असर पड़ता है। इसकी पहली झलक बिहार की 4 और देश भर की 102 लोकसभा सीटों पर होने वाले पहले चरण के मतदान में दिख जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी है। हालांकि आज बाजार बढ़त के साथ खुला, लेकिन दोपहर बाद इसमें तेजी से गिरावट आई और कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 455 अंक गिरकर 72,489 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 152 अंक गिरकर 21,996 पर आ गया। लगातार तेजी के बाद सोने की कीमत में गिरावट आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 250 रुपए सस्ता हो गया है। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 73,700 रुपए हो गई है। वहीं चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 1 किलो चांदी की कीमत 86,500 रुपए पर स्थिर है। कार निर्माता कंपनी सिट्रोन ने भारतीय बाजार में C3 और EC3 का ब्लू एडिशन लॉन्च किया है। कंपनी की इस नई कार में कुछ नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। सिट्रोन C3 और EC3 के ब्लू एडिशन की कीमत 6,16,000 रुपए है। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है। महिंद्रा बोलेरो न्यू प्लस भारतीय बाजार में लॉन्च हो गई। ये 3 रो वाली 9 सीटर SUV है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की इस नई कार में ब्लूटूथ और USB कनेक्टिविटी की भी सुविधा दी गई है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 14 लाख रुपए है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी सड़क जिससे जुड़ी ऐसी ही और खबरों को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लॉन्च कर दिया जिसमें चैट फिल्टर हो सकेगी। इस फीचर से समय की बचत होगी। अब तक आपको किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप और अनरीड मैसेज के लिए इनबॉक्स में चैट को स्क्रॉल करना होता था, लेकिन अब आपको इसके लिए फिल्टर मिलेंगे जिससे आप एक जगह पर ग्रुप चैट देख पाएंगे। नए फीचर के तहत टॉप में आपको ऑल, अनरीड और ग्रुप्स का विकल्प मिलेगा। खबर है कि एलन मस्क के दौरे से पहले टेस्ला ने भारत में अपनी एंट्री की तैयारी तेज कर दी। कहा जा रहा है कि कंपनी दिल्ली और मुंबई में शोरूम के लिए जगह तलाश रही है। टेस्ला चीफ एलन मस्क अगले हफ्ते भारत दौरे पर आ रहे हैं, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। चर्चा है कि वो भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाने के लिए 200 से 300 करोड़ डॉलर के निवेश की योजना का ऐलान कर सकते हैं। सैमसंग ने भारत में 3 नए स्मार्ट टीवी लॉन्च किए। ये नए टीवी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर से लैस हैं। ये टीवी 55 इंच से लेकर 98 इंच साइज में पेश किए गए हैं। बताया गया कि इन टीवी की साउंड में भी AI का इस्तेमाल किया गया है, जो बैकग्राउंड के शोर को ढूंढकर ऑटोमेटिकली वॉल्यूम एडजस्ट कर देता है। इनकी कीमत 1,40,000 रुपए से करीब 3.25 लाख रुपए तक है। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यूपीएससी की परीक्षा पास करना आसान नहीं है। 3 चरणों में होने वाली इस परीक्षा में एक भी सीढ़ी पर फिसले तो शुरुआत एक बार फिर से नए सिरे से करनी होती है। ऐसे में जो छात्र अपनी कमियों और कमजोरियों पर जीत हासिल करके सफलता हासिल करते हैं, वो मिसाल बन जाते हैं। यूपीएससी 2023 के रिजल्ट में भी ऐसे कई चेहरे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और जज्बे का लोहा मनवाया। आज बात केरल की सारिका की। इस चेहरे पर मासूम सी मुस्कान है, सफलता की मुस्कान, जो सारिका को कड़े संघर्षों के बाद मिली है। इन्होंने न सिर्फ यूपीएससी की परीक्षा में जीत हासिल की है, बल्कि जिंदगी का इम्तिहान भी अच्छे नंबर से पास किया है। सारिका केरल के कोझिकोड की रहने वाली है। सेरेब्रल पाल्सी जैसी गंभीर बीमारी के शिकार है। इनका शरीर आम इंसानों की तरह काम नहीं करता। ये अपनी दाहिने हाथ की उंगलियों से कोई काम नहीं कर पाती।
सिर्फ बाएं हाथ की 3 उंगलियां ही काम करती हैं। बावजूद इसके सारिका ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है और इन्होंने 922वीं रैंक हासिल की है। सोचिए सारिका के लिए ये इम्तिहान कितना मुश्किल रहा होगा। लाखों प्रतियोगियों की भीड़ में से अपने लिए रास्ता बनाना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। आज जब वो लाखों असफल प्रतिभागियों की भीड़ को पीछे छोड़कर 1000 सफल लोगों की भीड़ में शामिल हो गई हैं, तब उनकी चमक सबसे अलग है, क्योंकि उनकी उपलब्धि लाखों युवाओं के लिए एक मिसाल भी है। सारिका अपनी इस बड़ी उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और परिवार के लोगों को भी देती है, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया, हौसला बढ़ाया। लेकिन वो हमेशा से खुद को साबित करना चाहती थी और आज उनका ये सपना पूरा हो गया। Everyone have their own comfort zone. I also have my family's my comfort zone and this home, but I thought that I am not a person to be stay within that comfort. I want to break that and to come forward. So I choose civil service as my path and career. ये है उदय कृष्ण रेड्डी। सफलता की मुस्कान इनके चेहरे पर भी है, लेकिन यहाँ सुकून भी है, बिना कुछ कहे अपने अपमान का बदला लेने का। दरअसल उदय कृष्ण रेड्डी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए। दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया। स्कूलिंग अच्छे से नहीं हो पाई, लेकिन जब 10वीं में थे तब एक शिक्षक ने कहा था कि उनमें बहुत प्रतिभा है, वो चाहें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद से ही यूपीएससी परीक्षा पास करने की चाह जग गई थी। मजबूरी में कांस्टेबल की नौकरी की, लेकिन साथ साथ तैयारी करते रहे। नौकरी में भी टिक नहीं पाए। सीनियर के रोज रोज के अपमान से तंग आ गए थे। अफसर कहकर ताना दिया तो नौकरी छोड़ दी और फिर जी जान से जुट गए अपमान का बदला सम्मान से देने में। आज इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है। उनकी 780वीं रैंक आई है। आफ्टर ऑल कांस्टेबल आपका औकात मान लो, ये औकात आपका औकात ऐसा है, ऐसा बोला। वो पूरा के स्टाफ में सामने ह्यूमिलेट कर दिया, बहुत बुरा दिया, ह्यूमिलेट कर दिया। सो मेरे को आँख से टीयर्स आ रहा। फिर मैं सोच कर लिया, वो डिसीजन लिया, वो रिजिग्नेशन लेटर बना के दिया। वो मेरा रिजिग्नेशन लेटर 1 साल फॉरवर्ड नहीं किया। दिव्यांग महेश कुमार का भी अफसर बनने का सफर काफी चुनौतियों से भरा रहा है। महेश बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। 42 साल की उम्र में इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। इनकी 1016वीं रैंक है, यानी ये यूपीएससी पास करने वालों की लिस्ट में आखिरी कैंडिडेट हैं। किस्मत इनके साथ खूब खेल खेलती रही, लेकिन ये भी बाजी जीतते चली गई और अब यूपीएससी की परीक्षा पास करनी है। परिवार संग सफलता का जश्न मनाते ये हैं आकाश चावड़ा, जिन्होंने तीसरे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास की है। लेकिन खास बात यह है कि इन्होंने इसके लिए कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी करके इन्होंने अपनी मंजिल पाई है। हालांकि इनकी रैंक 1007वीं है, लेकिन खुश हैं कि जो है वो अपना है। प्रिपरेशन की बात करूं तो मैंने पूरी प्रिपरेशन मेरे गांव से की है। मैंने कोई भी कोचिंग भी ज्वाइन नहीं किया था और सेल्फ प्रिपरेशन के जरिए ही मैं एग्जाम क्रैक कर पाया हूँ। ऐसा नॉर्मल बैकग्राउंड से अगर मैं हूँ, फिर भी एक जो टफेस्ट एग्जाम मानी जाती है नेशनल लेवल पे यूपीएससी, वो अगर मैं क्रैक कर पाऊंगा तो मुझे लगता है कि हम सब में वो इनहेरेंट पोटेंशियल है इस एग्जाम को क्रैक करने का। यूपीएससी 2023 में सफलता हासिल करने वाले ये चेहरे एक मिसाल है उन युवाओं के लिए जो छोटी छोटी असफलताओं से घबराकर अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। कोझिकोड केरला से शिवी मोल, मुजफ्फरपुर बिहार से मणिभूषण शर्मा, जामनगर गुजरात से दर्शन ठक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।